मेरे सास और ससुर बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। मेरे ससुर मेरी सास से कहते, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। इस पर सास उनसे कहती कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं उस घड़ी को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी। हर दिन इसी तरह लड़ाई से शुरू होता और मेरे सास ससुर की लड़ाई पर ही दिन खत्म होता था। ऐसे ही दिन गुजार रहे थे। फिर एक दिन मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी रख ली। वो हर समय सास और ससुर के साथ उनके कमरे में ही रहती थी, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। जबकि मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत खुश रहने लगे थे, अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा तो नौकरानी कहने लगी कि मेरा हिसाब भगवान करेगा। उसकी बातें सुनते ही मैं डर जाती। एक दिन वो नौकरानी सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैंने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलवा ली। मैं एकदम से डर गई जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो 3 महीने की। मेरा नाम आरजू है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। हम 4 भाई बहन थे। मेरे पिता ने मोहल्ले में ही अपना क्लिनिक खोल रखा था। मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ चाहती थी वो जल्दी से बहू ले आए। पिताजी कहते थे पहले बेटी का फर्ज अदा कर दे, बेटों की शादी तो कभी भी की जा सकती है। लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं 2 भाइयों में से छोटी अभी पढ़ाई कर रही थी और आगे भी बढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर सब घर वालों को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। ऐसा नहीं था मैं घर वालों पर बोझ थी, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन बहुत हंसी खुशी रहते थे। जैसे ही पेपर पूरे हुए, दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। बोली, चलो आज से शुरू हो जाओ, काम काज सीखो, ससुराल जाकर यही सब काम करना है। माँ तो स्कूल में होती थी और दादी मुझसे घर के काम करवाती थी। ज़्यादातर खाना बनाना मुझे उन्होंने ही सिखाया था। मेरा और दादी का किस्सा भी चोर सिपाही वाला बन गया था। रात को दादी मेरे काम चोरी के किस्से सुनाती और सब मुझ पर हंसते। ये देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अब मेरे काफ़ी रिश्ते आने लगे थे और पिताजी उन रिश्तों की छानबीन भी करने लगे थे। जब माँ ने कहा कि उनकी एक दोस्त है जो अपने कजिन बेटे के लिए हमारी बेटी आरजू को देखना चाहती है, तो पिताजी ने कहा ठीक है। जब वो लोग मुझे देखने हमारे घर पर आए तो दादी को वो लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया गया। माता पिता से अलग होना आसान नहीं होता है। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। दादी ने बहुत समझाया था कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है और बर्दाश्त करने का सलीका होगा तभी वो घर चला सकती है, और सबसे ज़रूरी बात, उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरे पति बहुत सुलझे हुए और समझदार आदमी थे। उन्हें शायरी और गानों का बहुत शौक़ था। काफ़ी बार मैंने उनके और उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगे, मेरी पत्नी मुझे समझने वाली और मेरे जैसे शौक़ रखने वाली हो। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं थी। मुझे तो शायरी और म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी नई नई शादी हुई थी, मुझे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। मेरी ससुराल वाले भी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखती और कभी मुझे किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। बस उनका मेरे ससुर से झगड़ा होता रहता। वो छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते। मेरा जब दिल करता सोती थी, जब दिल करता उठ जाती। नई नई शादी थी, सब मेरे नाच नखरे उठा रहे थे। घर में बोर होती तो सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे खूब बातें करती, लेकिन मैं देख रही थी मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहते थे। वो हर समय कोई न कोई किताब पढ़ते रहते थे या म्यूजिक सुनते रहते थे। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो हाँ हूँ में जवाब देते। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी मेरी आदत से परेशान थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझे हाँ हूँ का जवाब देते हैं, क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझसे घंटों घंटों बातें करें, मुझे घुमा कर लाएं, बल्कि ऐसा करें आप मेरे साथ मार्केट चलें। मुझे शॉपिंग भी करनी है। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं कि पत्नी को कहीं घुमाने फिराने ले जाऊँ या कहीं खाना खिलाने ले जाऊँ। मैं बोले जा रही थी, तभी मेरे पति ने कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी हर समय की टर टर से मैं तंग आ गया हूँ। वो गुस्से में और तेज आवाज में बोल रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मुझे अचानक झटका लगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा बाबा सॉरी,
अब नहीं बोलती। उन्होंने कहा, नहीं बोलो, तुम बोलो और बोलती रहो। मेरे ऊपर ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना कर रख दिया है। तुम्हारे साथ क्या बात करूं? मुझे तुम्हारे तरह बकवास करने का शौक़ नहीं है, ना मुझे फिल्मों और ड्रामों की स्टोरी आती है। मैं समझ नहीं पाई मेरे पति को किस बात का गुस्सा था। मेरे माता पिता ने जल्दी मेरी शादी कर दी थी। अभी तो मेरी उम्र 19 साल थी। उस दिन मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया और मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए थे। मैं सोचने लगी, मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पति को तो आइडियल लड़की चाहिए थी। मैं भूल गई थी मैं उनकी आइडियल लड़की नहीं हूँ। मेरे पति अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी सासू माँ से पूछकर मायके और अपने घर पहुँची तो वहाँ सिर्फ दादी थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी, उनको सब बताने लगी। वो चुपचाप मेरी बात सुनती रही और बोली, बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता और उससे भी मुश्किल होता है अपने पति के दिल में घर बनाना। ज़रूरी नहीं वो किसी लड़की को पसंद करता हो सकता है वो चाहता हो उसकी पत्नी उसकी हम ख्याल हो, उसको समझने वाली हो, उसकी बात मानने वाली हो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर देखना वही पति जो तुमसे बात नहीं करता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। दादी की बातें मेरी समझ आ गई, इसीलिए अगले दिन मैं अपने ससुराल वापस आ गई। दादी की कही हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी मुझे मेरे पति की कही हुई बातें याद आती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। जब मैं सासू माँ से मिलने उनके कमरे में गई तो मेरे पति उनसे कह रहे थे, माँ, आरजू सिर्फ बीकॉम करी हुई लड़की है, उसे किसी बात का भी पता नहीं है, ना कोई सलीका है। आपने एक कम उम्र की बच्ची से मेरे पल्लू से बांध दिया है। मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था, मेरी पसंद देखनी चाहिए थी। मुझे लगा था आप मेरी पसंद का ख्याल करेंगी, लेकिन आपने तो। इसके आगे मेरे पति ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने कहा, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। असल में बेटे, आरजू की माँ का मुझ पर एक एहसान है और मैं वो एहसान कभी उतार नहीं सकती थी। और अगर आरजू कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, तुम उसे पढ़ा लिखा लो, उसे समय दो, उसे समझाओ। अभी वो कम उम्र है, तुम जैसा चाहोगे वो वैसा ढल जाएगी। और वैसे बराबर की पढ़ाइयों से घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए औरत में समझदारी, सब्र, रिश्तों को निभाना, बड़ों का आदर करना आना चाहिए। तुम उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, उसे प्यार से देखो। मेरे पति सर झुकाए बैठे थे और मेरी नज़र में मेरी सास का मर्तबा बहुत बढ़ गया था। मेरी सास भी यही कहती थी, बेटी, तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। उसके साथ खुद बहुत गलत हुआ है, वो एक टूटी हुई औरत है। तुम उसे जितना प्यार दोगी वो तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ का क्या एहसान था जो मेरी सासू माँ मेरे पति को बता रही थी। माँ ने तो कभी बताया नहीं। खैर, मेरे पति का बर्ताव उस दिन से बदल गया था। एक दिन वो मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन कराया। वो अब अपनी बातों पर शर्मिंदा भी थे और मैं नखरे दिखा रही थी, मगर मैं उनका सब काम खुद करती थी, जैसे दादी ने समझाया था। मैं दादी की बातों पर अमल करती और देखते देखते मेरे पति मेरे करीब होने लगे थे। मैं उनको हर बात याद दिलाती तो वो माफ़ी मांगते रह जाते। मैं समझ गई थी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बस मिजाज के थोड़े गर्म हैं। मेरी एक नंद और देवर भी था। नंद की शादी हो गई थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन गुस्से की तेज थी, जिसकी वजह से आए दिन उसकी अपने पति से लड़ाई होती रहती थी। मेरी नंद का पति बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिहालत उसके चेहरे पर दिखती थी। उसकी लव मैरिज की शादी थी, मगर अब बात तलाक तक आ चुकी थी। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। कई बार मेरी नंद का पति हमारे घर आया। उसका मुझे घूर घूर कर देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। औरत मर्द की नज़र पहचान जाती है। मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में चली जाती। मैं खूब मेहनत कर रही थी। मेरा पति मुझे खुद पढ़ा रहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी एक सपने जैसी लग रही थी। उन्हीं दिनों मेरे पति के दोस्त की शादी थी। वो अकेले ही शादी में गए थे। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कहा, आरजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने पति से परेशान हो। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ये सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो मेरे पति के साथ बहुत खुश थी, मायके भी कम जाया करती थी।
अब तो मेरे मोबाइल पर रोज ऐसे ही कॉल आने लगे थे। मैं घबरा गई थी और अपने पति को बताते हुए भी डर लग रहा था। मैंने तो अपना नंबर कॉलेज में किसी को नहीं दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। मेरे पति भी मेरी हालत नोट कर रहे थे और मुझसे पूछते भी थे क्या हुआ। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। कई दिनों तक अपना नंबर बंद रखती थी। अभी मोबाइल ऑन ही किया था कि कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा। उधर से एक लड़के की आवाज़ आई। कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सर्दियों का मौसम था। सर्द मौसम में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने उससे कहा, मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उस दिन से उनके बर्ताव में बदलाव आ गया था। मेरे एमकॉम के पेपर होने वाले थे। मेरे पति ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाकर दिल बहलाने की, घर में बैठो, घर संभालो। लेकिन मैं बहस करने लगी। मैंने बहुत मेहनत की थी। आप तो खुद मुझे पढ़ाना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं आगे पढूं, लेकिन वो पहले की तरह मुझ पर गुस्सा करने लगे और मैं जान गई कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। नंद भी हमारे घर आई हुई थी। वो मुझसे नाराज़ रहती थी और कहती, सारे फसाद की जड़ तुम हो। वो सबकी लाडली थी, इसीलिए मैं उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। फ़ोन हमेशा के लिए बंद कर दिया था। घर के नंबर पर कॉल आती तो सास या नंद उठा लेती थी, लेकिन कोई बोलता नहीं था। मेरे पति भी अब मेरी हर हरकत पर नज़र रखने लगे थे। मुझे लग रहा था कि वो सब कुछ जान गए हैं। मैं तो फ़ोन करने वाले को जानती भी नहीं थी। मैं दादी को अपनी हर बात बताती थी। मैंने उनको पूरी बात बताई तो वो मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुमने उसी समय अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमेशा डरपोक बनी रहती हो। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना कमज़ोर भी होता है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति को सब कुछ बता दिया। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गई थी कि कोई भी पति ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन मेरी नंद के घर वाले उसे लेने आए थे क्योंकि उसका पति जेल में था। लेकिन वो जेल में क्यों था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और ना किसी ने मुझे कुछ बताया था। मेरी सास भी समय के साथ बदलती जा रही थी। अब तो मेरे सास और ससुर में पहले से भी ज़्यादा झगड़े होने लगे थे और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरी सास सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। नंद भी अपने घर चली गई थी और हैरत तो ये है कि फ़ोन आना भी बंद हो गया था। तभी मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पति बहुत खुश थे। मैं उनके चेहरे को देख रही थी। तब वो बोले, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, बस मैं तुमसे नाराज़ था। तुमने अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम तब भी मुझे सब कुछ बता सकती थी। तुम मेरी पत्नी हो। 2 साल से हम साथ में हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पति से ज़्यादा अपनी पत्नी को भला कौन जान सकता है। उस दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि फ़ोन पर परेशान करने वाला मेरा नंद का पति था, जो बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। इसी वजह से वो जेल में है। उसकी आदत ही ऐसी है जिस वजह से मेरी नंद और उसकी बनती नहीं है। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके पैर का जूता फटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कह दिया। जब वो चली गई तो मैंने पूछा, ये कौन थी? सासू माँ बोली, ये मांगने वाली थी। फिर मैं अपने मायके चले गई। जब वापस आई तो मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी को रख लिया था। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। वो हर समय सास और ससुर के कमरे में रहती थी, सोती भी उन्हीं के कमरे में थी। मेरे सास और ससुर भी बहुत खुश थे। मैं हैरत में थी कि अब तो वो लड़ाई भी नहीं करते हैं। लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने उस नौकरानी से पूछा तो वो रोते हुए बोली, उन दोनों पति पत्नी से मेरा हिसाब भगवान लेगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैं डर रही थी कहीं उनकी बद्दुआ मुझे न लग जाए। कुछ दिनों से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसका शरीर पीला पड़ रहा था। चलती थी तो ऐसा लगता था अब गिरी अब गिरी। वो एक दिन सासू माँ के लिए चाय बना रही थी, तभी बेहोश हो गई। मैं डर कर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने पुलिस बुला ली। मैं डर गई जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दी, जिसे पढ़कर मैं सुन्न रह गई। मेरे होश उड़ गए कि मेरी सास 4 महीने से उसके साथ गलत कर रही है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। भला मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती है?
पुलिस सास को पकड़ने घर पर आ गई थी। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से पुलिस से बात कर उन्हें वापस भेज दिया। मेरी सास और ससुर सामने बैठे थे। मेरे पति ने पूछा, माँ, क्या जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सब सच है? पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक नमी थी। फिर मेरी सास ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू किया कि वो कैसे इस मोड़ तक आई जहाँ से उन्हें ये पाप करने पड़े। मेरी पहली शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल आरजू जैसी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, आरजू को समझाने वाले, सहारा देने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन मैं इस भरी दुनिया में अकेली थी। बस एक सहेली थी जो आरजू की माँ है, वही मेरा ख्याल रखती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास नंदो ने मेरा जीना हराम कर दिया था और मेरे पति के सामने वो अच्छी बनने का नाटक करती थी। समय के साथ साथ मेरा पति भी अपनी माँ और बहन की सुनने लगा। जब मैं अपने पति के लिए तैयार होती तो मेरी नंद जानकर मेरे कपड़ों पर कभी तेल गिरा देती तो कभी पानी गिरा देती और तो और कभी मेरे कपड़े जलाने की कोशिश करती। एक बार जब मैं माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था, तो मेरी नंद जानबूझकर मुझसे काम कराया करती थी और जो खाना मैं बनाती उसे खराब कर देती थी। कभी उसमें बाल काट कर डाल देती तो कभी नमक डाल देती, कभी मिर्च डाल देती। जब मैं ये सब अपने पति को बताती तो वो मेरी बातों का भरोसा नहीं करते थे। उन पर किसी ताबीज का असर था। मेरे पति हर समय खोए खोए रहते। अपनी सास और नंदों के अत्याचार से मैं कमज़ोर होने लगी और मेरा मिसकैरेज हो गया। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी नंद ने मार डाला। तो जब मैंने अपने पति को सब कुछ बताया तो उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मेरी नंद किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरा पति रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था, तो मैंने भी अपने बेटे की खातिर उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने अपनी बहन के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। इस गम में मेरी सास भी चल बसी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक बार फिर से अकेली रह गई। कुछ समय बाद बेटे की खातिर मैंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं अंदर से मुर्दा हो गई थी। मेरा दूसरा पति मेरा ख्याल रखता था। समय बीतता गया और मेरे 4 बच्चे हो गए और फिर समय के साथ सब जवान हो गए। तो कुछ माह पहले एक औरत हमारे घर आई थी। वो मेरी नंद थी जो घर से भाग गई थी। उसने हाथ जोड़कर मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उसकी बेटी को अपने घर में पनाह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक जुआरी और नशेड़ी था। उसकी बेटी जवान होने वाली थी, इसीलिए उसे अपने पति से खतरा था कि उसका पति उसकी बेटी को बेच देगा। उसने मुझे मेरे पहले पति का वास्ता दिया, इसीलिए मैंने उसे नौकरानी बनाकर रख लिया। और जिसे तुम नौकरानी समझ रहे थे वो तुम्हारी उस बुआ की बेटी थी जिसने मुझे आधा पागल बना दिया था। मुझे उस औरत से इतनी नफरत है कि मैं उसे जीते जी कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने जो मेरे साथ किया उससे ज़्यादा सज़ा उसे मिली। उसने जो मेरे साथ किया उसे मैं कभी भूल नहीं पाई। मेरे जख्म फिर से हरे हो गए थे। मैंने उसकी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती, सारी रात उससे अपनी और अपने पति की टांगें दबवाती थी। उसे नींद का झोंका आता, उसके थप्पड़ मारती, जिससे उसकी वैसी हालत हो गई जैसी मेरी कभी हुई थी। और जब जब मैं उसकी बेटी को देखती हूँ मुझे वही औरत दिखती है। अब उसकी माँ मुझसे माफ़ी मांगने आती है। कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे मार दिया और खुद जेल चला गया। मेरी सास सिसकियों के साथ रो रही थी। हम सब की आंखें नम थी। उसके साथ जो अतीत में हुआ वो गलत था, मगर अब जो वो उस लड़की के साथ कर रही थी वो भी गलत था। वो उनके घर की इज्जत थी। वो मेरी सास के पैर पकड़ कर बैठी थी और कह रही थी, आंटी जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? आप भी वही सब कर रही हैं जो मेरी माँ ने आपके साथ किया। आप सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ को माफ़ कर दें, मैं सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। मेरी सास ने उसे देखा भी नहीं और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने उसके सर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, इसे कमरे में ले जाओ। अक्सर बड़ों की गलतियों की सज़ा हमेशा छोटों को मिलती है। सारी रात वो लड़की सिसकियों के साथ रोती रही। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। घर का माहौल बहुत उदास था, लेकिन जब हमारे घर में बेटा पैदा हुआ तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। मेरी सास अपने पोते को चूमने लगी। उन्होंने अपने पोते का नाम अमर रखा था और मुझसे कहा, आज तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे मांग लो। तब मैंने और मेरे पति ने उनके कदमों में बैठकर माँ से कहा, माँ जी
आपके साथ जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाएं और इस नौकरानी लड़की जिसका नाम पारुल था उसके लिए अपना दिल साफ कर लें और उसे अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर पारुल को बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास ने पारुल से माफ़ी मांगी। आज इस बात को कई साल बीत चुके। पारुल की शादी मेरे देवर से हो गई। मेरे ससुर भी आज मेरी सास से झगड़ा नहीं करते थे। आज हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.